Hello, good afternoon everyone. Today is our topic is Neisseria. हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे हमने बैक्टीरिया डिस्कस किए थे और हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बैक्टीरियाज की शेप एंड साइज़ और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएशन किया था हमने। और उसके बाद हमने एक बैक्टीरिया का स्टडी भी कर लिया था हमने, सल्मोनेला टाइफी का। आज हमारा एक नया टॉपिक जो है वो है नाइजीरिया। टुडे वी विल टॉक अबाउट नाइजीरिया। नाइजीरिया एक स्पीशीज़ है और इस बैक्टीरिया को हम प्रॉपरली अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे और इसके बारे में प्रॉपर हम जानेंगे, इसका डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट, इसका पैथोजेनेसिस और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को समझने का हमारे पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया हैं। सल्मोनेला, नाइजीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजोकोकस, लेरिंगोकोकस, बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया हैं। हम बैक्टीरिया की एक कहानी, ऐसी कहानी के तौर पे याद करेंगे कि बैक्टीरिया की जहाँ नाम आए उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी डिटेल हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे गूगल कर दे ऐसे आ जाए। तो हम नाइजीरिया को आज हम जिस वे में पढ़ने जा रहे हैं ये कभी भी आप नहीं भूलेंगे और कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। कभी भी नाइजीरिया नाम आ जाएगा तो फ़ौरन आपका दिमाग में उसका पैथोजेनेसिस, उसकी डायग्नोसिस, उसका कल्चर और उसका ट्रीटमेंट, ये सब आ जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब आप ये सारे टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं आज नाइजीरिया की। नाइजीरिया एक स्पीशीज़ है उसके जीनस बहुत सारे हो सकते हैं। नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया निमोकोकस, नाइजीरिया डिप्लो, बहुत सारे नाम हैं। तो आज हम नाइजीरिया बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो नाइजीरिया जो है एक बैक्टीरिया है और हम बैक्टीरियोलॉजी की ही स्टडी में कर रहे हैं, जो हमने बैक्टीरियोलॉजी प्रॉपर डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर्स में। अब उसमें हम नाइजीरिया पढ़ रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो नाइजीरिया जो है, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो नाइजीरिया क्या है? एक मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया है। कोकस मैंने आपको बताया था, डिप्लोकोकस, बैसिलस, मोनोकोकस, ट्राइकोकस तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया है। मेनिंजोकोकस दैट मीन जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है हमारा, उसके ऊपर, उसमें हमारा फोर ब्रेन भी होता है, पैराइटल रीजन भी होता है, अग्र ब्रेन भी होता है, ठीक है। इसमें बहुत सा हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर एक ऊपर हल्की सी लेयर होती है। उस लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। उस मेनिंजिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाना, इट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। तो ये सूजन हो जाना, दिस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस इन द ब्रेन इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया है वो क्या कोस करता है? मेनिंजाइटिस, यानी गर्दन तोड़ बुखार। कौन सा? गर्दन तोड़ बुखार। एक तरीके का ऐसा बुखार जिसमें देखिए, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो हमारा जो पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन जा रहा है और कनेक्टिविटी बन रही है, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इंक्लूड होता है वो कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा नेक भी आता है। तो मेनिंजिस में जब इन्फ्लेमेशन होगा तो गर्दन ऐठी की ऐठी रह जाएगी और बुखार आएगा बहुत तेज, तो इसे इसलिए गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस, तो कौन सी स्पीशीज है जो ये काम कर रही है, मेनिंजाइटिस कोस कर रही है? वो कर रही है नाइजीरिया। और मेनिंजोकोकस क्या है? ये है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। मेनिंजोकोकस यानी मेनिंजिस के अंदर जो पाया जाएगा, और कोकस मतलब ये। तो ये क्या कोस कर रहा है? मेनिंजोकोकोसीमिया। क्या कोस करता है? हम अगर कहेंगे नाइजीरिया मेनिंजाइटिस क्या कोस करता है? मेनिंजोकोकोसीमिया। मेनिंजो दैट मीन द मेनिंजिस, यही मेनिंजिस जो ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट है। कोको मतलब मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया की शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर में, तो मोनोकोकस, और 2 है तो डिप्लोकोकस, 3 है तो टेट्राकोकस, 4 है तो टेट्राड, लंबा है तो बैसिलस। मैंने आपको ये टर्म्स आपको बैक्टीरियोलॉजी में पहले पढ़ाए थे। तो ये
मेनिंजियो तो है, कोको है, मतलब ये गोल है, हमें इससे मालूम पड़ता है दिस इज द राउंड शेप। और सीमिया, सीमिया का मैंने टर्म्स बताया, जहां पर मिया लग जाता है MIA, तो वो उसका मतलब हो जाता है ब्लड में, यानी वायरीमिया, वायरस ब्लड में, वायरस प्रेजेंट इन द ब्लड, वायरीमिया। बैक्टीरियमिया यानी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी बैक्टीरिया मौजूद है खून में, ठीक है ना। तो ये सेप्टिसीमिया यानी पस सेल, सेप्टिक्स है ब्लड में। इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं। थैलेसीमिया ब्लड के अंदर वेरिएशन है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे मिया, तो यानी मेनिंजियोकोकोसीमिया यानी मेनिंजिस जो बैक्टीरिया है, नाइजीरिया मेनिंजिस जो बैक्टीरिया है, उसके जो गोल गोल कोकाई हैं वो ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड मेनिंजोकोकोसीमिया। इस केस में मेनिंजोकोकोसीमिया जो टर्म्स हमने यूज किया है, क्या कोस करता है? नाइजीरिया मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस क्या कोस करता है? मेनिंजियोकोकोसीमिया। मेनिंजियोकोकोसीमिया इसने कोस किया, तो ये क्या करेगा, जब सारे ब्लड सारे ऑर्गन्स में जाएगा, ये लिवर में भी जाएगा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई तो एंटायर द बॉडी सिस्टम में, हार्ट जब पंप करता है ब्लड तो वो ब्रेन में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, नीचे के लोअर लिम्ब में भी जाता है, सारे लिम्फ नोड्स में भी जाता है, और लिवर में जाता है, किडनी में जाता है, पेनक्रियाज में जाता है, स्प्लीन में जाता है, हर जगह वो ब्लड जाता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये करेगा मल्टी ऑर्गन फेलियर। क्या करेगा? मल्टी ऑर्गन फेलियर। क्या कोस कर देगा? मल्टी ऑर्गन फेलियर, मतलब सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। वजह, बिकॉज ड्यू टू द नाइजीरिया मेनिंजोकोकस या नाइजीरिया मेनिंजाइटिस फ्लो इनसाइड द ब्लड, और ब्लड के अंदर जाकर के क्या करेगा, क्या कोस करेगा? मेनिंजोकोकोसीमिया, दैट इज इन रिजल्ट ऑफ शॉक एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मल्टी ऑर्गन फेलियर कैसे हो जाता है। तो यानी जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया है वो बहुत सारा रेप्लिकेट करता है, डिसेमिनेट करता है, और साथ में पूरे ऑर्गन्स के अंदर जो है उसकी सप्लाई होती है, और सप्लाई के साथ साथ में वो बैक्टीरिया इतना जाकर के हर ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, और दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लिवर के अंदर इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है, इसका SGPT, LFT, KFT, और उसका CFT किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, CBC, सारा टेस्ट उसका डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये क्या किया जाता है? मल्टी ऑर्गन फेलियर। सारे ऑर्गन ने, सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसे कहते हैं हम क्या चीज़? मल्टी ऑर्गन फेलियर। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में और बहुत चीज़ को खोल करके समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को, कि आपको कम है। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, कॉज, सिम्टम्स, मॉर्फोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, बहुत जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उसको पिक्चर फॉर्म में करके पढ़ें, थोड़ा सा दिमाग को खोल करके पढ़ें, एज ए कहानी समझ करके पढ़ें। उससे आपको ना थोड़ा स्टेबिलिटी बनेगी, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, और थोड़ा सा आप विजुअलाइज लर्निंग आप करते हैं तो आपको दिमाग में बहुत आता है। मेरे पास इतना वाला तो बोर्ड नहीं है जिसमें आपको पिक्चर्स फॉर्म में दिखाऊं, लेकिन आई होप मैं आप इतना जोर दे रहा हूं कि आपको दिमाग में पिक्चर कहानी चल रही होगी कि कहाँ भाई कहानी कहाँ चल रही है। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया है, कोकस मतलब गोल है, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की मेनिंजिस के अंदर है, बहुत सारे बन जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये मेनिंजोकोकोसेमिया कोस करता है, यानी ब्लड के अंदर सारे बैक्टीरिया ये गोल गोल हो जाते हैं, और उसके बाद सारे ऑर्गन के अंदर जाकर के मल्टी ऑर्गन फेलियर कर देते हैं, सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। LFT, KFT, CFT, सारे बॉडी के फंक्शन जितने भी हैं सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। उसके रिजल्ट्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? जस्ट वी टॉक अबाउट द सिम्टम। तो सिम्टम्स में वॉमिटिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी ब्लड के अंदर गैस एक्सचेंजेस होंगी, थोड़े केमिकल एक्सचेंज होंगे, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि उसके रिजल्ट में जो बैक्टीरिया गया है, बहुत सारी बॉडी की केमिस्ट्री सारी चेंज हो जाएगी, तो उसमें जो है वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी पेशेंट को। रैशेस बहुत बहुत बड़े से परप्यूरा से बन जाएंगे, परप्यूरा बन जाएंगे, बहुत बहुत रैशेस हो जाएंगे पूरी बॉडी पर। सेप्टिसीमिया, देखो फिर यहाँ मिया लफ्ज आ गया, MIA, मिया। सेप्टिसीमिया मतलब बोलते सेप्टिक हो गया इस पेशेंट को। सेप्टिसीमिया में ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर मवाद सा बनने लगता है, सेप्टिक होने लगता है, यानी WBCs भी डेथ होने लगते हैं, और वो पस की फॉर्म ले लेते हैं, और पस की फॉर्म लेने के बाद में वो सेप्टिक कोस कर देते हैं। तो दीज आर 3 मेजर सिम्टम्स हियर: वॉमिटिंग, रैशेस, सेप्टिसीमिया।
और मेनिंजोकोकोसीमिया तो ये हमने पहले डिस्कस कर दिया, मेजर सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स लिखने को आता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और वाटर हाउस एंड फ्रिडरिचसन सिंड्रोम ये भी कोज करता है। इस पूरे खेल को एक नाम दे दिया गया, पूरी एक फिल्म होती है, एक पूरी फिल्म को नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस की फिल्म को आप मेनिंजोकोकोसीमिया भी बोल सकते हैं। आप खाली वोमिटिंग तो नहीं बोलेंगे, वोमिटिंग तो बहुत सारे और केसेस में भी होता है, रैशेस और किसी बहुत सारे केसेस में भी होता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया भी बहुत सारे और बैक्टीरियाज भी हैं जो कोज करते हैं। तो इस पूरी फिल्म को क्या बोल देंगे, फ्रिडरिचसन सिंड्रोम, वाल्टर हाउसेस फ्रिडरिचसन सिंड्रोम या मेनिंजोकोकोसीमिया। डॉक्टर टर्म्स यूज करते हैं, द मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यूजिंग द टर्म्स द पेशेंट हैज सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजोकोकोसीमिया। तो मेनिंजोकोकोसीमिया दैट इज मीन फ्रिडरिचसन सिंड्रोम। अब ये चीज़ आपको इतनी समझ में आई होगी, आई होप। और ये दूसरी बात ये है, एक चीज़ और भी कोज कर देता है, इंट्राक्रैनियल कोगुलेशन। यानी जब ब्रेन के अंदर है तो ब्रेन के अंदर जब बैक्टीरियाज बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, साइटोकिन रिलीज करके सूजन हो रही है ब्रेन में, और सूजन होने के बाद में ये दिक्कत बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। यानी ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। लोग इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स को रिड्यूस करने के लिए मैनेटॉल जैसे बोटल्स के यूज़ करते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये इंट्राक्रैनियल कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन मतलब जमाव होना, यानी पस का जमाव होना, और वेस्कुलर कोगुलेशन भी, यानी जितने भी हमारी बॉडीज के अंदर वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है जिनके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, यानी जो हमारी बॉडी की पाइपिंग है, उन पाइपिंग के अंदर भी सेप्टिसीमिया की वजह से कोगुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। कोगुलेशन मतलब जमाव होना। आप देखते बहुत सारी नाली होती है, नाली के अंदर अगर कोई कचरा अटक जाता है तो वो जाम हो जाती है नाली, और जाम होने के बाद में जब बहुत तगड़ा पानी डालेंगे तब वो कूड़ा आगे मूव फॉरवर्ड करता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो पूरी नाली ही जाम हुई, यानी पानी खुशक हो जाए तो कूड़ा तो अपनी जगह की जगह रह जाएगा ना नाली में। इसी तरीके से ये इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन भी कॉज कर देता है। पूरी बॉडी के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है आपका, उस वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जब सेप्टिक्स बननी शुरू हो जाएगी ड्यू टू द नाइजीरिया मेनिंजोकोकस और मेनिंजोकोकोसीमिया हो जाएगा, तब वो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन शुरू हो जाएगी। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होने के बाद में उसको पेशेंट के अंदर सडन डेथ, बहुत सारे एंटीबायोटिक आदमी यूज़ करेगा, वेंटिलेशन पे रख देगा पेशेंट को। ये सब दीज आर वेरी क्रिटिकल कंडीशन, और इसमें बिल्कुल भी आदमी को टाइम नहीं मिलता डायग्नोस करने का। ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है इस मामले में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार इंटरनली आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़। फिर हम एक बार दोबारा अब इसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है आपको। मैं इधर की साइड लूँगा क्योंकि इधर आपको प्रॉपर अच्छे से दिखेगा, थोड़ा बहुत दूर है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। मॉर्फोलॉजी में हम बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी, आपने मालूम है कि बैक्टीरिया की पिक्चर कैसी है, बैक्टीरिया कैसा है, कितना साइज़ है, शेप कैसा है, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, क्या करना होता है, ये सारी चीज़ इसमें हम दिखाएंगे। तो बैक्टीरिया जो है ना ग्राम निगेटिव है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फ़र्क करना बहुत अच्छे से बताया था। जिस किसी ने नहीं देखा है पहले वाली वीडियोस देख करके तब यहाँ पर आइएगा, तब मालूम पड़ेगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब आपको पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बहुत सारे असरात होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। इसके अंदर टिकोइक एसिड नहीं होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती हैं, इसलिए ये मोस्ट पावरफुल हो जाता है। और ये ईजीली बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट भी होता है, ये काम नहीं करती है इन पे एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत आसानी से। तो ग्राम पॉजिटिव वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और डिप्लोकोकाई है, यानी दो कोकाई, ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई एडजेसेंट साइड फ्लैटेड, यानी एडजेसेंट साइड फ्लैटेड है इसकी, यानी दो ये फ्लैटेड है मून शेप, एज ए हाफ मून, जैसा हाफ मून होता है, दिख रहा है ना आपको, हाफ मून की शेप में दिख रहा है, हाफ मून की जोन है। दूसरी बात, ये कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल है इस पे भाई,
इजीली काम नहीं करेगी कोई भी चीज़, कैप्सूल है इस बैक्टीरिया पे, प्लस नॉन मोटाइल है। ये मूव जो कर रहा है ना, ये ब्लड की सप्लाई के थ्रू मूव कर रहा है बॉडी में। आप बोल रहे होंगे यार जब मोटाइल नहीं है तो फिर ये पूरी बॉडी में कैसे भाग गया? नहीं, ये ब्लड के साथ, कोई चीज़ होती है, पानी डालो नाली के अंदर, कूड़ा पानी के साथ जाता है, इसी तरीके से ये उसी के साथ है। और कुछ ऐसा है कि नाली के अंदर एक कैनाल बनाई है आपने, उस कैनाल के अंदर फिश छोड़ दी और वो बहुत तेज़ मूव करेगी और वो दूसरी जगह भी पहुंच जाएगी, वो दूसरे डायरेक्शन में, तो वो मोटाइल है, यानी मूवमेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है ग्राम निगेटिव है, और ग्राम निगेटिव के साथ साथ में डिप्लोकोकाई है, एडजेसेंट फ्लैटेंड मून शेप है, हाफ मून शेप, और प्लस नॉन मोटाइल है, यानी नो मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब ये चलता नहीं है, इसकी जो मोटिलिटी है ना वो बिकॉज ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इसकी मोटिलिटी है। आपको इतना समझ, कैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड है, इतना तो आपने समझ लिया। इसका शेप जो है ना, शेप कितना है, 0.6 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक इसका शेप होता है। 0.6 से लेकर के 0.6 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक इसका शेप एंड साइज होता है। अब मैं इसके सीरोटाइप की बात करूं, इसके बहुत सारे सीरोटाइप भी होते हैं। अब आपने कह दिया भाई सीरोटाइप क्या होते हैं, सीरोटाइप क्या ऐसे है, आप सीरोटाइप को बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी एक खानदान है इंसान का, एक खानदान है, मान लीजिए कोई भी कास्ट है, अब्बासी है, जुलाय है, सक्के है, कुरैशी है, कश्यप है, ठीक है ना, तो क्या वो सारे एक जैसी शक्ल के होंगे? नहीं ना, खानदान एक होगा लेकिन उसमें डाइवर्सिटी होगी, उसमें जरूर डाइवर्सिटी होगी। एक खानदान ले लीजिए आप, कोई से भी खानदान, मैं कह रहा हूँ ये आपने जो है पंडित ले लिए, अब पंडित में से क्या सारे पंडितों की शक्ल एक जैसी होगी? नहीं होगी। या मान लीजिए कोई एक मुस्लिम कौम है, कोई, मैं तो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को टारगेट नहीं करता, आई एम सॉरी टू से, कोई भी, आप मान लीजिए कोई मुस्लिम में ही कोई कम्युनिटी है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से आपके सामने खोल के रख सकूं कि ये सब ग्रुप क्या होते हैं। सब ग्रुप ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप खानदान को भी छोड़िए, एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 बच्चे हुए, क्या पाँचों एक जैसे होंगे? नहीं होंगे, पांचों एक जैसे नहीं होंगे, पांचों के कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी, पांचों की शेप एंड साइज अलग होंगी, पांचों की फेस, फिंगर प्रिंटिंग और सारी चीज़ें सब डिफरेंट होंगी। एक ही बाप से पैदा है पर चीज़ें अलग अलग हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, किसी का अपीयरेंस अच्छा है, किसी का अपीयरेंस बुरा है, कोई देखने में खूबसूरत है, कोई थोड़ा भद्दा है। इसी तरीके से इसके भी 13 सब ग्रुप हैं। नाइजीरिया के 13 छोटे भाई हैं। आपको समझ में आ गई होगी। बी और सी नाम तो इनके दिए नहीं भाई, चंदन, मोहित, सुमित, नदीम, खलीम, नहीं, इनका तो ए दे दिया, ए नाइजीरिया मोनिजाटी ग्रुप ए, बी, सी, इसी तरीके से नाइजीरिया गोनोरिया का बी और सी जो है सबसे मेजर है, बी और सी मेजर है। अब नाइजीरिया गोनोरिया भी होता है, गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया वो क्या करता है, लिकोरिया कोस करता है, लेडीज की वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन कोस करता है। गोनोकोकस, वो गोनोकोकस होता है, नाइजीरिया गोनोरिया गोनोकोकस होता है, तो वो क्या करता है, लिकोरियल डिस्चार्ज पैदा करता है, वेजाइना से वाइटिस मिल्की डिस्चार्ज रिलीज होता है, तो वो इसका क्या काम है। एक होता है नाइजीरिया एक होता है न्यूमोकोकस, वो निमोनिया कोस करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। एक होता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जो कि मेनिंजोकोकस है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो याली चीज़ है, हम नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की स्टडी कर रहे हैं। अब वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसका बी और सी सबसे मेजर है। आपको समझ में, इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजी कैसे, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि इसका फैक्टर्स क्या है फैलने का, कोई पर्टिकुलरली सीजन है या कोई पर्टिकुलरली टाइम है या कोई पर्टिकुलर एज, सर्टेनली कोई एज है ऐसी जिसमें इन्फेक्शन होता हो। जी बिल्कुल, एपिडेमियोलॉजी में हम बात करते हैं, ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ विंटर सेशन में होता है। विंटर सेशन जब आता है और स्प्रिंग सेशन जब आता है, यानी जाड़ों में और थोड़ा वैसा फ्लोरा टाइप का जो हवा वगैरह चलती हैं, उन मौसम में जब पत्ते वत्ते झड़ते हैं, पतझड़ वाले, उन मौसम में सबसे ज़्यादा ये होता है विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में। 3 to 5 ईयर के बच्चों को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं इन टाइम में ये बच्चे। आपने देखा होगा इन बच्चों को बहुत ज़्यादा कसरत से कभी निमोनिया होता है, कभी खांसी होती है, कभी बच्चों को बुखार आ जाता है, कभी ऐसा बुखार आ जाता है।
चाइल्ड मोटिलिटी रेट कितना बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू WHO आप पढ़ेंगे। तो चाइल्ड मोटिलिटी रेट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द अवेयरनेस ऑफ वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने की नहीं अवेयरनेस इतनी नहीं है, और प्लस मिथ है, स्टीरियोटाइप सोच है, लोग भाग वैक्सीनेशन नहीं कराते। गवर्नमेंट्स मैक्स द थाउजेंड्स प्रोग्राम फॉर द वैक्सीनेशन फॉर कंट्रीज चाइल्ड। तो इसलिए इसमें जो है ना विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है। 3 to 5 ईयर के बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरीज में आते हैं। 15 to 25 ईयर यानी 15 से 25 साल वाले भी आते हैं। 15 से 25 साल वालों को भी हो सकता है ज़्यादातर ये इन्फेक्शन। समझ में आई आपको बात ये? अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्या होता है? डायग्नोसिस क्या है कि पर्टिकुलरली कोई पेशेंट आया है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको ईसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। हो सकता है टाइफाइड का भी तो हो, या टीबी का भी तो हो सकता है, या फिर उसके अलावा और कोई भी तो बीमारी हो सकती है। क्या कुछ हम कैसे कहें, हाउ वी कैन से कि पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम द नाइजीरिया मेनिंजोकोकोसीमिया, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो डायग्नोसिस करनी होगी। डायग्नोसिस में हमको पेशेंट को हम पहले फिजिकली एग्जामिन करेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या दिक्कत है, वोमिटिंग है, रेशिस है, सेप्टिसीमिया है, CBC, LFT, KFT, तमाम सारे टेस्ट कराने के बाद हम उसके बाद उसका CSF लेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, NPS करेंगे। तो CSF को क्या करेंगे हम? CSF ले करके उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 3000 RPM पे उसको सेंट्रीफ्यूज करके घुमा करके CSF को, और उसके बाद जो ऊपर का जो सुपरिंटेंडेंट आता है, यानी कोई हमने CSF क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं CSF क्या है। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये CSF बहुत सारी चीज़ों से लिया जा सकता है। यहाँ से भी लिया जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, और रीढ़ की हड्डी से भी लिया जाता है, और कहीं कहीं जगह इलियक क्रेस्ट से भी, वो बोन मैरो होता है वो इलियक क्रेस्ट से भी लिया जाता है। तो CSF लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन होती है बहुत तेज घुमाने वाली, उस मशीन के अंदर इसको 3000 RPM पे घुमाएंगे। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर सेडिमेंट तो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पानी पानी आ जाएगा। उस पानी को लेकर के, यानी जो फ्लूइड आया है उसको लेकर के हम डिटेक्ट करेंगे क्या? बैक्टीरिया का कैप्सूल। अगर कैप्सुलेटेड है ना, हमने पढ़ा था उसमें ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, तो हम इसके कैप्सूल्स को डिटेक्शन कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि बैक्टीरिया का हमें कैप्सूल डिटेक्ट हुआ है। वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, CSF के इस टेस्ट पर ही एक अलग वीडियो है। तो फिर उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट में आप जैसे CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हीमोग्लोबिन, उसमें टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स देखेंगे, उसमें WBC कितने हो रहे हैं, उसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट देखेंगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट का क्या स्टेटस है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में और भी बहुत सारे फर्दर टॉक्सिन्स के जो एंडोटॉक्सिन्स के टेस्ट हैं इसके वो कराएंगे ब्लड के, और भी बहुत से टेस्ट है। वो सारे टेस्ट कराने के बाद LFT, KFT, जो जितना भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है वो सारे, और स्वेलिंग के लिए हमारे फैक्ट वो कराएंगे, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह, ये सब टेस्ट कराएंगे। ब्लड अगार को हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? ब्लड अगार मैंने आपको पहले एक कहानी बताई थी कि एक प्लेट लेते हैं, कल्चर प्लेट होती है, उसके अंदर हम ब्लड डालते हैं, और ब्लड डालने के बाद में उस कल्चर प्लेट को, ब्लड अगार को, उसमें सोया ब्रोथ अगार ले सकते हैं हम, यानी मिलन हिगटन अगार ले सकते हैं, चॉकलेट अगार ले सकते हैं। एक इतनी बड़ी प्लेट है, उसके अंदर हम ब्लड डालेंगे, उसके अंदर प्लेट के अंदर नरिशमेंट कोटेड होता है जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमने उसके अंदर फिट किया। उस प्लेट के अंदर जो हमने चीज़ फिट किया, अब वो अगार कोई सा भी हो सकता है। ये 3 अगार ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं नाइजीरिया को ग्रो कराने के लिए, सोया ब्रोथ, मिलन हिगटन अगार और चॉकलेट अगार। ये 3 आर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया स्पीशीज़ को ग्रो कराने के लिए। अब इसमें हम वो रख देंगे, इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पर। उसके बाद जो हम 4 to 7 डेज़ के बाद जो है उसका टाइम पीरियड है 37 डिग्री टेम्परेचर पर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। उसके बाद 1 mm की बड़ी बड़ी कॉलोनी आ जाएंगी, छोटी छोटी फफूंदी टाइप की आ जाएगी 1 mm की, और ग्रे कलर की कॉलोनी आएंगी। ग्रे कलर की कॉलोनी आएंगी तो हम समझ जाएंगे ये बैक्टीरिया ग्रे कलर की कॉलोनी आ रही है तो ये नाइजीरिया का इन्फेक्शन है। हम इसी तरीके से हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ब्लड अगार में हम ये 3 अगार यूज कर सकते हैं, सोया अगार, मिलन हिगटन अगार और चॉकलेट अगार।
बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, बायोकेमिकल टेस्ट भी होते हैं। आप अगर माइक्रोबायोलॉजी से कुछ कर रहे हैं तो बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो इसमें कैटालेज टेस्ट जो होगा पॉजिटिव आएगा आपका, कैटालेज एक टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीडेज टेस्ट जो होता है वो भी पॉजिटिव आएगा। इंडोल टेस्ट वो निगेटिव आएगा। फर्मेंट आएगा ग्लूकोज में। और स्लाइड अगर टेस्ट आप करेंगे तो क्रीमी पार्टिकल फटे हुए आपको एग्लूटिनेटिंग आएंगे, जो क्रीमी पार्टिकल फ्लैक्चुएशन से आएंगे। तो यानी हमने ये 3 टेस्ट किए, यानी बायोकेमिकल टेस्ट में कैटालेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, इंडोल पॉजिटिव है और स्लाइड फ्लक्चुएशन टेस्ट भी पॉजिटिव है। रेडियोलॉजिकल में हम क्या क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल में हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यानी लंग्स में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, या इसके अलावा हार्ट वगैरह की जो शेप एंड साइज में भी दिक्कत आ सकती है, कार्डियोमगेली वगैरह हो सकता है। मैंने आपको मगेली बताया था, इनलार्जमेंट, यानी हार्ट का शेप एंड साइज भी बढ़ सकता है क्योंकि सप्लाई वहाँ से ही हो रही थी। तो रेडियोलॉजिकल में हम बात करें तो एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ नाइजीरियल इन्फेक्शन। तो एक्सरे हम कराएंगे, इसमें सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन भी एक टेस्ट होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें हम पेशेंट के ब्रेन का इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ब्रेन के अंदर मेनिंजिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और स्वेलिंग भी हो रही थी। इसका नाम ही मेनिंजोकोकस है, तो इसलिए सीटी स्कैन भी कराएंगे और एक्सरे भी कराएंगे। एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे ब्रेन का, स्लाइस काफ़ी सारी स्लाइस आती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। तो हमारा ये हो गया डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस ये आपने सुना, तो डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने आपके बारे में प्रॉपर बात की है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट जब बैक्टीरिया है तो ऐसा तो है नहीं हम एंटीवायरल ड्रग देंगे या एंटी पैरासिटिक ड्रग देंगे। कौन से ड्रग देंगे आप बताइए भाई। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक इससे देंगे। एंटीबायोटिक भी कौन सी देंगे, एंटीबायोटिक भी वो देंगे जो इस पर सेंसिटिव हो। सेंसिटिव मतलब जो इस पर काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब काम करने रही और एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक कौन कौन सी देंगे हम इसमें, सेफ्रिक्सोन 1 ग्राम में सेफ्रिक्सोन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को किल करेगी। और उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक हम देंगे, वो इस बैक्टीरिया को किल करेगी। इसके अलावा रिफाम्पिसिन वो बैक्टीरिया को किल करेगी। और वैक्सीन भी हम अदर दे सकते हैं, अदर वैक्सीन भी हम दे सकते हैं। बहुत सारी वैक्सीनेशंस आती हैं तो हम वो वैक्सीन भी हम सो सॉरी, तो हम वो दे सकते हैं, तो वैक्सीन भी लगाएंगे। तो ये हम बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे। हमने नाइजीरिया को हमने प्रॉपर पढ़ा, हमने उसका नाइजीरिया मेनिंजोकोकस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, कॉज मेनिंजोकोकोसीमिया, सिम्टम्स वोमिटिंग, रेशेस, सेप्टिक, वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम, मॉर्फोलॉजी, ग्राम निगेटिव, डिप्लोकोकाई, एडजस्टेंट फ्लैटेंड हाफ मून शेप साइज, कैप्सुलेटेड है, नॉन मोटाइल है, साइज 0.6 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, 13 ग्रुप है इसके, बी और सी मेजर है। एपिडेमियोलॉजी विंटर सेशन में, स्प्रिंग सेशन में होता है। रटवा दूंगा बिल्कुल आपको। डायग्नोसिस सीएसएफ से, ब्लड से और एनपीएस से हो सकती है। सेंट्रीफ्यूज सुपरिटेंडेंट लेंगे, उसका कैप्सुलेट डिटेक्शन करेंगे। ब्लड आकार लेंगे, सोया ब्रोथ, MHA, मेलानिकेटन आकार, चॉकलेट आकार। बायोकेमिकल टेस्ट में कैटालेज, ऑक्सीडेज, इंडोल, फ्रेगमेंट, स्लाइड, ये सारे टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में सेफ्रिक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और वैक्सीनेशन भी करा देंगे। तो हमने ये आज हमने नाइजीरिया का पार्ट खत्म किया। नाइजीरिया के अलावा नाइजीरिया गोनोरिया भी है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस भी है। इस बैक्टीरिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम सिर्फ आज एक ही स्पीशीज़ पढ़ेंगे और अब कल हम नेक्स्ट अदर दूसरा बैक्टीरिया पढ़ेंगे और उसको हम प्रॉपर अच्छे से समझाएंगे आपको। और इसके बारे में आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आपको किसी भी बुक्स में आप अब देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, सारी चीज़ समझ में आएगी। इसी तरीके से लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। फिर उसके बाद हम वायरोलॉजी शुरू करेंगे। वायरोलॉजी शुरू करेंगे तो उसमें 4-5 वायरस पढ़ेंगे, उसके बाद पैरासाइट, फिर उसके बाद हम और भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेकर आएंगे ताकि आप प्रॉपर घर पे ही इसको पढ़ सकें। देयर इज़ नो एनी इंटेंशन फॉर द सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और अदर थिंग्स, देयर इज़ नो एनी इंटेंशन। सो जस्ट मैं पैशनेट हूँ कि मुझे शौक है, तो बस जस्ट आई ब्रॉट फॉर यू माई लेक्चर। थैंक यू।